Summary of 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey। परिचय। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या दूसरों को सफल बनाता है और दूसरों को असफल? सबसे पहले, सफलता को क्या परिभाषित करता है? जबकि अन्य लोग पा सकते हैं कि उन्हें वित्तीय सफलता मिल गई है, वे पा सकते हैं कि वे जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि उनके रिश्तों में या व्यक्तिगत प्रभावशीलता विकसित करने में खाली हैं। 200 वर्षों के साहित्य का अध्ययन करने के माध्यम से कोवे ने पाया कि सफलता की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों में काफी बदल गई है। जबकि सफलता 1920 से पहले ईमानदारी, विनम्रता और साहस जैसे चरित्र नैतिकता पर आधारित थी, अब सफलता सार्वजनिक छवि, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व जैसी व्यक्तित्व नैतिकता पर आधारित है। सच्ची सफलता पाने और सच्चा बदलाव देखने के लिए आप शॉर्टकट नहीं अपना पाएंगे। इसके बजाय आपको अंतर्निहित स्थितियों को संबोधित करने और खुद को एक प्रतिमान बदलाव से गुजरने, खुद को मौलिक रूप से बदलने और अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों को अपनाने की आवश्यकता होगी। अध्याय 1, सिद्धांत और प्रतिमान। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें अंदर की ओर देखने और अंदर से बाहर की ओर शुरू करने से शुरू होती हैं। एक समाज के रूप में हम सोशल मीडिया पर ऐसे जीवन बनाने का प्रयास करते हैं जिसका उद्देश्य खुशी और पूर्णता को दर्शाना है। और ये देखते हुए कि सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के जीवन का एकमात्र हाइलाइट रील है, हम अपने आप को आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए बाहरी रूप से अपना रूप बदलते हुए पा सकते हैं। स्टीफन कोवे अपने पाठकों से यह सोचने के लिए कहते हैं कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या महत्व देते हैं, और कल्पना करें कि अगर कल सब कुछ छीन लिया जाए तो आप सबसे अधिक क्या चाहेंगे? क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स उस सूची में होंगे? शायद नहीं। तो इन मूल्यों की पहचान कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकती है? खुद को अंदर से बाहर तक बेहतर बनाकर। इससे पहले कि आप अपना जीवन बदल सकें, आपको अपने अंदर गहराई से खुदाई करने और अपनी मौलिक आदतों और विश्वास प्रणालियों की पहचान करने पर काम करना चाहिए। ये सिद्धांत आपके चरित्र के मूल में हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक कंपास के रूप में काम करते हैं। शायद आपके सिद्धांत निष्पक्षता, ईमानदारी और अखंडता जैसी अवधारणाएं हैं। ये लोकप्रिय सिद्धांत हैं जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। हालांकि स्वार्थ और छल जैसे सिद्धांत विफलता का कारण बन सकते हैं। अपने मार्ग का मार्गदर्शन करने के लिए किसी शहर के नक्शे का अनुसरण करने के समान, हम जीवन में अपना मार्गदर्शन करने के लिए अपने प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। एक प्रतिमान हमारे आसपास की दुनिया को देखने के लिए एक व्यक्तिपरक आधार है। दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी समझते हैं, वो हमारे प्रतिमानों द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए, एक नकारात्मक प्रतिमान वाला व्यक्ति अपने दिन के दौरान बारिश के दिन को उदास और असुविधाजनक मानेगा, लेकिन एक सकारात्मक प्रतिमान वाला व्यक्ति बारिश के दिन को विकास के अवसर के रूप में देखेगा और प्रकृति को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। स्थायी परिवर्तन करने की कोशिश करते समय अपने प्रतिमान को बदलना आवश्यक है। एक बार जब हम अपने प्रतिमान बदल लेते हैं, तो हम अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। चरित्र में यह बदलाव ही है कि अपने स्वयं के प्रतिमानों को पहचानना और उनकी निगरानी करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि कौन से प्रतिमान आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। लेखक स्टीफन कोवे ने एक सुबह न्यूयॉर्क शहर के मेट्रो में एक शांतिपूर्ण दृश्य में प्रतिमान बदलाव का अनुभव किया, जहां अधिकांश लोग या तो पढ़ रहे थे या अपनी आंखें आराम दे रहे थे। अचानक एक आदमी अपने उपद्रवी बच्चों के साथ आया और तुरंत शांति और स्थिरता को भंग कर दिया। इससे परेशान होकर कोवे ने उस आदमी से पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को नियंत्रित कर सकता है। थका हुआ और हताश आदमी ने जवाब दिया कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उनकी मां का निधन 1 घंटे पहले ही हुआ था और वे सभी सदमे में थे। कोवे का प्रतिमान जल्दी ही चिढ़ और नाराजगी से बदलकर मदद करने की इच्छा के साथ करुणा में बदल गया। तो आप देखते हैं, प्रतिमान बदलाव किसी स्थिति के बारे में आपका नजरिया बदल सकते हैं, और जबकि सभी बदलाव उतने तत्काल नहीं होंगे जितने कि कोवे ने उस सुबह मेट्रो में अनुभव किए, वे प्रत्येक आपके जीवन में एक शक्तिशाली बदलाव ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया के विपरीत, जहां आप अपनी खामियों और अपूर्णताओं को छिपाने का काम कर सकते हैं, ये पुस्तक आपको उन गुणों को पहचानने में मदद करेगी। एक बार जब आप जीवन में अपनी सबसे बड़ी समस्याओं की पहचान कर लेते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को विभिन्न कोणों से देख पाएंगे और उनकी कमजोरियों को खोज पाएंगे। अंदर से बाहर की ओर काम करके और अपनी आदतों को बदलकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 2, हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। कल्पना कीजिए कि जीवन खाली पन्नों वाली एक किताब है। अगर आपको अपनी कहानी लिखने का मौका मिले, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर आज आपका जीवन खत्म हो जाए, तो किताब में क्या होगा? क्या किताब में ऐसे व्यक्ति की कहानियां होंगी जो अपने परिवेश के शिकार होने के कारण कुछ भी हासिल नहीं कर पाया?
या किताब में ऐसे व्यक्ति की कहानियां होंगी जिसने अपने भौतिक परिवेश के बावजूद कार्रवाई की। यहाँ हमारा पहला सिद्धांत है स्वामित्व का सिद्धांत। हम अपने जीवन पर नियंत्रण कर सकते हैं। अपने जीवन की स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन यह व्यर्थ हो जाता है। यह मेरी गलती नहीं है और जो हुआ उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसे सामान्य वाक्यांश हैं जो हम तब कहते हैं जब हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं तो हम एक नया सिद्धांत अपनाते हैं और हमारी दुनिया बदलने लगती है। स्वामित्व का सिद्धांत हमें यह स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि हमने खुद को जाने दिया, लेकिन यह हमें अपने जीवन में सफलताओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी मजबूर करता है। इस प्रतिमान बदलाव से पहली आदत शुरू होती है सक्रिय रहें। जो लोग सक्रिय होते हैं वे कार्रवाई करते हैं। वे अपने जीवन में प्रतिक्रिया क्षमता लेते हैं और स्वामित्व ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, सक्रिय लोग स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करने के लिए निदान की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे अपने बॉस द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का इंतजार नहीं करते हैं, इसके बजाय वे समस्याओं की पहचान करते हैं और समाधान निकालते हैं। वे अपने जीवन में लोगों की सक्रिय रूप से सुनते हैं और प्रभावी ढंग से संवाद शुरू करने के लिए किसी लड़ाई का इंतजार नहीं करते हैं। सक्रिय लोगों और प्रतिक्रियाशील लोगों के बीच अंतर को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए एक चिंता के घेरे की कल्पना करें। ये घेरा उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी आपको चिंता है। हो सकता है कि आप बिल का भुगतान करने या देश भर में उड़ान भरने के बारे में चिंतित हों। चिंता के घेरे के अंदर प्रभाव का घेरा है जो उन सभी चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग चिंता के घेरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सक्रिय लोग प्रभाव के घेरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जिन चीज़ों को वे बदल सकते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करके सक्रिय लोग अपने चिंता के घेरे को छोटा कर देते हैं। स्वामित्व लेना शुरू करने का एक तरीका भाषा के माध्यम से है। सक्रिय लोग मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मुझे पसंद है जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जबकि प्रतिक्रियाशील लोग मैं नहीं कर सकता, मुझे करना है और काश। प्रतिक्रियाशील लोग मानते हैं कि वे अपने कार्यों और शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है जैसी बातें कहने के बजाय अपना ध्यान मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूँ पर केंद्रित करें और प्रतिक्रियाशीलता को सक्रियता में बदलना शुरू करें। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके पास लिखने के लिए एक खाली किताब है, तो आप उसमें वो सब कुछ भरना शुरू कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। अपनी समस्याओं के लिए बाहरी स्रोतों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलना शुरू करें। जिम्मेदारी लें, स्वामित्व लें और अपने पन्नों को किसी ऐसे व्यक्ति की कहानियों से भरना शुरू करें जिसने कार्रवाई की। चैप्टर 3 हैबिट नंबर 2 बिगिन विद द एंड इन माइंड। कल्पना कीजिए कि आप एक घर को बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को कैसे शुरू करेंगे? आप सबसे पहले कल्पना करेंगे कि आप घर को कैसा देखना चाहते हैं, है ना? आप घर का लेआउट तय करते हैं और फिर हर विवरण का पता लगाते हैं। फिर श्रमिक निर्माण शुरू करने के लिए ब्लूप्रिंट का पालन करेंगे। इस ब्लूप्रिंट के बिना क्या गलतियां हो सकती हैं? शायद वे सीढ़ियों जैसे किसी मुख्य तत्व को भूल जाते हैं। अब अपने जीवन को एक ब्लूप्रिंट के रूप में कल्पना करें। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? किसी भी परियोजना की सफलता के लिए योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें आपका जीवन भी शामिल है। यहीं पर दिशा का सिद्धांत काम आता है। अंत को ध्यान में रखते हुए शुरू करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होती है। घर बनाने की तरह ही सफलता के लिए भी दिशा आवश्यक है। प्रभावी लोग केवल कड़ी मेहनत करके सफलता की उम्मीद नहीं करते, इसके बजाय उनके पास जीवन में दिशा की भावना होती है। लेकिन आप उस दिशा को कैसे पा सकते हैं? ठीक है, आप कल्पना करके शुरू कर सकते हैं कि 30 दिन बाद आपके मित्र और परिवार आपके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आप चाहते हैं कि वे लोग आपके बारे में क्या कहें? वे आपके जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या कह रहे हैं? यह निर्धारित करके कि आप अपने दोस्तों और परिवार से अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपका जीवन किस पर केंद्रित है। शायद आप परिवार केंद्रित, धन केंद्रित, काम केंद्रित या यहाँ तक कि आत्म केंद्रित हैं। जीवन के अंत की कल्पना करके आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप कैसे जीना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब देते समय आप अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आदत 2 को लागू करने की दिशा में पहला कदम है। आपका मिशन स्टेटमेंट एक कंपास के रूप में काम करने और आपकी व्यक्तिगत सफलता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए आपका मार्गदर्शन करने के लिए है।
हालांकि मिशन स्टेटमेंट लिखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाती है, इसके लिए समय, धैर्य और गहन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। ब्लूप्रिंट लिखने के समान आपको संभवतः कई बार फिर से लिखना होगा। यदि आप अपने व्यक्तिगत कथन को अपने जीवन के ब्लूप्रिंट के रूप में कल्पना करते हैं, तो आप उद्देश्य और इरादे के साथ कार्रवाई करना शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से घर बनाने में हर ईंट का एक उद्देश्य होता है, उसी तरह आपके कार्यों का भी आपके अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए। चैप्टर 4 हैबिट नंबर 3 पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब जब आपने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को निर्धारित कर लिया है, तो आप उन सिद्धांतों पर कार्रवाई और जीवन कैसे शुरू कर सकते हैं? आदत 3 को शामिल करके पहली चीजों को प्राथमिकता दें। आप कितनी बार अपने सप्ताह का शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन फिर उन चीजों पर समय बर्बाद करते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं हैं? आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कई फोन कॉल, मीटिंग और दैनिक रुकावटों पर कोई नियंत्रण नहीं है जो आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने से रोकते हैं। शायद आप समय प्रबंधन कौशल को शामिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि अधिकांश तकनीकें दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, प्रभावशीलता पर नहीं। तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? प्राथमिकता देकर और यह सुनिश्चित करके कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाएं। बाकी सब कुछ एक तरफ रखें और बाद में उन कार्यों को करें। जबकि यह आसान लगता है, आप पा सकते हैं कि आपको यह निर्धारित करने में संघर्ष करना पड़ता है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से समय की बर्बादी हैं। सौभाग्य से कोवे के पास ये पता लगाने में आपकी मदद करने के लिए एक उपकरण है। समय प्रबंधन मैट्रिक्स केवल किए जाने वाले कार्यों की एक टू डू सूची बनाने से कहीं अधिक प्रभावी है। अपने कार्यों को तात्कालिकता और महत्व में वर्गीकृत करके आप 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। चतुर्थांश एक उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो जरूरी और महत्वपूर्ण दोनों हैं। जबकि यह एक महत्वपूर्ण चतुर्थांश की तरह लगता है, यह उन कार्यों के लिए अधिक है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, जैसे संकट जिन्हें तुरंत निपटने की आवश्यकता होती है। एक समय सीमा संचालित परियोजना या घर में आग लगना, दोनों इस चतुर्थांश में फिट हो सकते हैं। चतुर्थांश 2 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जरूरी नहीं हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश है, क्योंकि ये वे कार्य हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यों में संबंध बनाना या भविष्य की योजना बनाना शामिल है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो रातों रात नहीं होंगे। अपना समय ऐसी कार्रवाई करने में व्यतीत करें जो आपके द्वारा चतुर्थांश 2 में रखे गए कार्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो संगीत सुनने या अपने पसंदीदा पॉडकास्ट के बजाय अपने कार से घर जाते समय किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कॉल करने के लिए समय निकालें। चतुर्थांश 3 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो महत्वपूर्ण नहीं हैं लेकिन जरूरी हैं। ये वे कार्य हैं जो हमारे दिन को बाधित करते हैं, जैसे फ़ोन कॉल या मीटिंग। यदि आप स्वयं को चतुर्थांश 3 में कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पाते हैं, तो आप उन कार्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं जो दूसरों की प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, न कि स्वयं की। इससे कई परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि अल्पकालिक ध्यान या ऐसा महसूस करना कि आपका जीवन नियंत्रण से बाहर है। चतुर्थांश 4 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो न तो महत्वपूर्ण हैं और न ही जरूरी। इन कार्यों में वे कार्य शामिल हैं जो समय की पूरी बर्बादी करते हैं, जैसे कि एक दिन में नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज देखना या काम के दौरान बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये कार्य पूर्ण निर्भरता के जीवन की ओर ले जाते हैं और लोगों को नौकरी से निकाल दिए जाने का कारण बनते हैं। तो क्यों चतुर्थांश 2 पर ध्यान केंद्रित करें? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये वे कार्य हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे संबंध बनाने, योजना बनाने, व्यायाम करने और तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सभी चीजें जो आपकी खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप उन्हें अलग रख देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है। लेकिन आप उनके लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? अन्य गतिविधियों को ना कहना सीखकर। उन गतिविधियों को ना कहें जो उस समय जरूरी लगती हैं और प्रभावी ढंग से काम सौंपना सीखें। चतुर्थांश 2 को प्राथमिकता देकर आप अपने कार्यों को अंदर से बाहर की ओर देखना शुरू करते हैं। आप अपने सिद्धांतों के ठोस आधार से शुरू करते हैं और एक बार समस्याएं आने पर आप उन्हें एक पूरे के बजाय एक पूरे के टुकड़े के रूप में देखना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, शॉपिंग सेंटर प्रबंधकों के साथ काम करते समय कोवे ने महसूस किया कि जबकि प्रबंधक जानते थे कि स्टोर मालिकों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण था और इसका सकारात्मक प्रभाव होगा, उन्होंने ऐसा करने में अपना 5% से भी कम समय बिताया। इसके बजाय प्रबंधकों ने अपना अधिकांश समय चतुर्थांश 1 के कार्यों जैसे फ़ोन कॉल और ईमेल का जवाब देने, मीटिंग में भाग लेने और रिपोर्ट लिखने में बिताया।
बदलाव को लागू करने की इच्छा से प्रबंधकों ने अपना 1/3 समय स्टोर मालिकों के साथ संबंध बनाने में लगाया और इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। प्रबंधकों ने संतुष्टि और लीज राजस्व में वृद्धि देखी। प्रबंधकों ने चतुर्थांश 2 को प्राथमिकता दी और चतुर्थांश 1 को पहेली के केवल टुकड़े के रूप में अपनी धारणाओं में बदल दिया और उन कार्यों को करने से मना कर दिया जो महत्वपूर्ण नहीं थे। यदि आप आदत 3 को लागू करना शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका अपना स्वयं का मैट्रिक्स बनाना और चतुर्थांश 2 में उन कार्यों की पहचान करना है जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। लिखित रूप में चतुर्थांश 2 पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू करें। चैप्टर 5 हैबिट नंबर 4 थिंक विन विन। जीवन एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया है। ये भयंकर निर्मम प्रतिस्पर्धा के बारे में है और अगर आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए झूठ बोलना और धोखा देना पड़े तो ऐसा ही हो। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या जीवन वास्तव में एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया है? अगर आपको झूठ बोलना और धोखा देना पड़ रहा है तो क्या आप ईमानदारी और निष्ठा के अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? दुर्भाग्य से यह एक ऐसी मानसिकता है जो आज के समाज में बहुत से लोगों के पास है। उनका मानना है कि जीतने के लिए आपको हारना होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए? इसके बजाय जीवन को एक प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, दोनों पक्ष जीत सकते हैं। जीत जीत की मानसिकता बनाकर आप सफल अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। जीत जीत की मानसिकता अपनाने का मतलब हो सकता है कि मानवीय संपर्क के अपने प्रतिमान को बदलना। वास्तव में कोवे 6 प्रतिमान बताते हैं। पहला है जीत जीत प्रतिमान जिसमें दोनों लोग जीतते हैं। समस्याओं का समाधान एक पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान बनाकर किया जाता है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। दूसरा है जीत हार प्रतिमान जिसमें लोग सोचते हैं अगर मैं जीतता हूं तो तुम हारते हो। जीत हार वाले लोग अपनी शक्ति, पद और साख का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। तीसरा है हार जीत प्रतिमान जिसमें लोग सोचते हैं अगर मैं हारता हूं तो तुम जीतते हो। हार जीत वाले लोग अपने आसपास के लोगों को खुश करने और लोकप्रियता और स्वीकृति पाने का लक्ष्य रखते हैं। चौथा है हार हार प्रतिमान जिसमें दोनों लोग हारते हैं। जब भी 2 जीत हार वाले लोग या 2 दृढ़, जिद्दी और अहंकार से प्रेरित लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो ये हमेशा हार हार की स्थिति में समाप्त होता है। पांचवां है जीत प्रतिमान जिसमें लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे पक्ष के लिए परिणाम क्या होगा जब तक वे जीतते हैं। अंतिम प्रतिमान जीत जीत या कोई सौदा नहीं वाली मानसिकता है जिसमें लोगों का मानना है कि यदि पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता नहीं किया जा सकता है तो कोई सौदा नहीं किया जाएगा। समाधान खोजने की कोशिश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुरूप समाधान खोजने के प्रति सचेत रहें। ये बहुतायत के सिद्धांत का एक उदाहरण है। बहुतायत का सिद्धांत बहुतायत मानसिकता को अपनाता है जिसका अर्थ है कि आप मानते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। जिन लोगों में बहुतायत मानसिकता नहीं होती है उनके पास कमी मानसिकता होती है और वे मानते हैं कि यदि आप जीतते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हारना होगा। दूसरे शब्दों में उनके पास ये शहर हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है मानसिकता होती है। यदि आप जीत जीत के बारे में सोचते हैं तो आप अंततः खुद को सकारात्मक संबंध बनाते हुए पाएंगे क्योंकि आप धीरे धीरे एक को नष्ट करने के बजाय दोनों पक्षों को मजबूत करेंगे। इस मानसिकता को लागू करने के तरीके के बारे में सोचना शुरू करने के लिए एक अच्छा अभ्यास यह है कि आप ऐसे रिश्ते की पहचान करें जो जीत जीत समाधान से लाभान्वित हो सकते हैं। अब खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखें और उन समाधानों को लिखें जिन्हें दूसरा व्यक्ति जीत मानेगा। अब लिखें कि आप क्या जीत मानते हैं। कोशिश करें और ऐसा समाधान निकालें जिसमें जीत शामिल हो और जो दोनों पक्षों को परस्पर लाभ पहुंचाए। चैप्टर 6 हैबिट नंबर 5 सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। कल्पना कीजिए कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और डॉक्टर को बता रहे हैं कि आपको दूर के संकेतों को देखने में परेशानी हो रही है। फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना चश्मा उतारकर आपको देते हुए कहता है, ये मेरे लिए सालों से कारगर रहे हैं। इन्हें पहनकर देखिए, यह आपके लिए कारगर होने चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई टेस्ट नहीं किया जाता, डॉक्टर बस एक आसान उपाय बताता है जो शायद काम न करे। आप उस डॉक्टर के पास वापस नहीं जाएंगे, आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब अपने बारे में सोचें कि आप जीवन में एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तलाक, किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी छूटना। आप किससे सलाह लेते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपकी जगह पर न रहा हो और संभवतः यह ना समझ सके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी स्थिति को समझता हो? कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता हो। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और आप उनकी सलाह का सम्मान करते हैं।
चाहे वो डॉक्टर हो या दोस्त, आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं और समझने की कुंजी सुनना है। अगर डॉक्टर आपकी बात सुनता तो उसे आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपको बस एक बेतरतीब चश्मा देने के बजाय आपकी मदद करने का बेहतर तरीका पता होता। सुनने की बात करें तो सुनने का सबसे प्रभावी तरीका जोरदार सुनना है, जिसे हासिल करने के लिए एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता होती है। आप देखिए, हम आमतौर पर पहले समझने की कोशिश नहीं करते, इसके बजाय हम समझे जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी समय एक व्यक्ति समझने की तैयारी करने के बजाय या तो बोल रहा होता है या बोलने की तैयारी कर रहा होता है। संचार के विशेषज्ञों के अनुसार हमारे संचार का केवल 10% शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है, 30% ध्वनियों द्वारा दर्शाया जाता है और 60% हमारी शारीरिक भाषा द्वारा दर्शाया जाता है। यदि हम अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं को जोरदार सुनने से बदल दें, तो आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को वास्तव में समझने के लिए आपको शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपको बोले गए शब्दों के पीछे की भावना और अर्थ के माध्यम से बातचीत का निरीक्षण करना चाहिए। शब्दों को हटाने के बाद कौन सी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? हालांकि इस कौशल में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन जोरदार तरीके से सुनना सीखना निश्चित रूप से असंभव नहीं है। एक बार जब आप समझने की कोशिश करने के कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समझे जाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को सही मायने में समझते हैं, तो हम पर्याप्त रूप से संवाद कर सकते हैं और अपने विचारों को इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के बजाय विश्वसनीयता और विश्वास का निर्माण हो। चैप्टर 7, हैबिट नंबर 6, SYNERGIZE। हर कोई अलग है ना? अगर हम सब एक जैसा सोचते और एक दूसरे से कुछ नहीं सीख पाते तो दुनिया बहुत उबाऊ जगह होती। वास्तव में हमें एक दूसरे की जरूरत है। पिछले अध्याय में हमने प्रभावी संचार के लिए एक दूसरे को समझने और सुनने पर चर्चा की। अब हम टीम निष्पादन के सिद्धांत के माध्यम से एक दूसरे के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सिद्धांत कि हमें एक दूसरे की जरूरत है और उत्पादक बातचीत के लिए स्वतंत्रता और अन्योन्याश्रितता दोनों आवश्यक हैं। दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझकर और उसका मूल्यांकन करके आप तालमेल के लिए अवसर बनाते हैं। तालमेल एक अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का संयुक्त मूल्य उससे अधिक होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहे। दूसरे शब्दों में, दो सिर एक से बेहतर होते हैं। जबकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्रदान करता है जो अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकता है। तालमेल आपको अनंत संभावनाओं के साथ नए अवसरों के लिए खुद को खोलने की अनुमति देता है। तालमेल आपको एक दूसरे के मतभेदों को सुनने और यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि साझा चुनौती से निपटने के लिए एक साथ कैसे आना है। तो आप अपनी टीम के साथ तालमेल कैसे शुरू कर सकते हैं? आदत 4 और 5 से शुरुआत करें और अपने आसपास के लोगों को सही मायने में समझने की कोशिश करते हुए जीत-जीत की स्थितियों के बारे में सोचें। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोणों और विचारों को महत्व देकर आप खुद से भी बड़ी चीज बनाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बेहतरीन फिल्म एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या स्टार वार्स जैसी फिल्मों को देखें। रचनाकारों, डिजाइनरों, लेखकों और अन्य लोगों की टीम के बिना फिल्में कभी भी उस तरह से जीवंत नहीं हो सकती जैसी वे हैं। प्रत्येक टीम के सदस्य की अपनी ताकत होती है जिसे वे टेबल पर लाते हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट को फायदा होता है। लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक अंतरों को महत्व देकर आप तालमेल बिठाना शुरू कर सकते हैं और अपने दम पर जितना आप कभी नहीं कर सकते थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा कुछ बना सकते हैं। इन अंतरों को महत्व देना शुरू करने में समय और धैर्य लगता है, खासकर तब जब आपके जीवन में ऐसे लोग हों जिनके साथ आप नहीं मिलते। लेकिन आप क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से अलग सोचते हों, तो आप इन अंतरों के लिए खुद को कैसे खोल सकते हैं? उन लोगों की सूची बनाकर शुरू करें जिनके साथ आप नहीं मिलते। सिर्फ एक व्यक्ति को चुनें और देखें कि उनके विचार आपसे किस तरह अलग हैं। आप अपने और उनके नजरिए के बीच तालमेल कैसे बना सकते हैं? आप उनके मतभेदों के बारे में ज्यादा खुले विचारों वाले और आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? चैप्टर 8, हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। शेफ हर दिन अपने चाकू का इस्तेमाल करते हैं। वे लगातार चाकू काटते हैं और काटते हैं, जिससे उनका चाकू कुंद हो जाता है। क्या वे चाकू को फेंक देते हैं और नया खरीद लेते हैं? नहीं, वे उसे तेज करते हैं। शेफ के चाकू की तरह ही हमें भी खुद को तेज करना होता है। हमें शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से खुद को समय देना चाहिए। इन 4 क्षेत्रों में अपनी आरी को तेज करके आप स्थायी प्रभावशीलता के परिणाम देख सकते हैं।
शारीरिक रूप से खुद को तरोताज़ा करने का मतलब है अच्छा खाना, पर्याप्त आराम करना और लचीलापन, सहनशक्ति और ताकत बनाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से सक्रियता की आदत एक को तेज करने में मदद मिलती है। आपको अपनी फिटनेस के प्रति सक्रिय होना चाहिए, न कि उन ताकतों पर प्रतिक्रिया करना जो आपको व्यायाम करने से रोकती हैं। अपने आध्यात्मिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी खास धर्म को अपना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन की जांच करनी चाहिए और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक स्व को तरोताज़ा करने के लक्ष्य में ध्यान लगाना, प्रार्थना करना या प्रकृति से जुड़ना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक आयाम आपको आदत 2 का अभ्यास करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप लगातार अपने सिद्धांतों और मूल मूल्यों को संशोधित करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने विचारों और अंतर्दृष्टि का एक जर्नल रख सकते हैं, और टेलीविज़न कार्यक्रमों को केवल उन्हीं तक सीमित रख सकते हैं जो आपके जीवन और दिमाग को समृद्ध करते हैं। आप एक नई भाषा भी सीख सकते हैं या कुछ नया सीखने के लिए पाठ्यक्रम ले सकते हैं। मानसिक रूप से खुद को समृद्ध करने के कई तरीके हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आदत 3 का अभ्यास करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप अपने समय और संसाधनों को अधिकतम करने के लिए अपने समय प्रबंधन कौशल का उपयोग करेंगे। अंत में, अपने सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करना महत्वपूर्ण है। सार्थक संबंध विकसित करने के लिए सामाजिक रूप से खुद को नवीनीकृत करने का मतलब है कि आपको दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, सार्थक परियोजनाओं में योगदान देना चाहिए जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाते हैं, एक बहुतायत मानसिकता बनाए रखते हैं और दूसरों को उनकी सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। अपने सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करके, आप जीत-जीत की मानसिकता अपनाकर, दूसरों को समझने की कोशिश करके और तालमेल के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान ढूंढकर आदत 4, 5 और 6 का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन 4 आयामों पर कैसे काम कर सकते हैं, तो उन गतिविधियों की एक सूची बनाकर शुरू करें जो आपको प्रत्येक श्रेणी में खुद को नवीनीकृत करने में मदद करेंगी। प्रत्येक आयाम से एक गतिविधि चुनें और अगले सप्ताह उस गतिविधि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। सप्ताह के अंत में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और सवाल करें कि आपकी सफलता या असफलता का कारण क्या था। चैप्टर 9 फाइनल समरी। एक अत्यधिक प्रभावी व्यक्ति बनने के लिए आपको ये 7 आदतें अपनानी चाहिए। सक्रिय रहें। प्रतिक्रिया करना बंद करें और कार्रवाई करना शुरू करें। इसके बजाय नियंत्रण रखें और अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जो भी काम सामने आए, उस पर बिना किसी उद्देश्य के काम करना बंद करें। इसके बजाय अपने भविष्य के लिए एक विजन रखें और उस विजन को वास्तविकता बनाने के लिए अपने कार्यों को संरेखित करें। पहली चीज़ों को प्राथमिकता दें। उन कार्यों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करें जो इस समय ज़रूरी लगते हैं लेकिन आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। इसके बजाय अपने कार्यों को प्राथमिकता दें और गैर ज़रूरी, महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें। जीत के बारे में सोचें। ये सोचना बंद करें कि आपको जीतना है या हारना है। इसके बजाय दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान लेकर आएं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। समाधान या प्रतिक्रिया देने के लिए जल्दबाजी करना बंद करें। इसके बजाय अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए जोरदार तरीके से सुनें, फिर ऐसे विचारों को संप्रेषित करें जो दूसरे की भावनाओं के साथ मेल खाते हों। तालमेल बिठाएं। स्वतंत्र रूप से काम करना बंद करें। इसके बजाय अपने आसपास के लोगों की ताकत का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाएं जो आप कभी अकेले नहीं बना सकते थे। आरी को तेज करें। बहुत ज़्यादा मेहनत करना बंद करें। इसके बजाय मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से खुद पर काम करना जारी रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह मुझे आपके लिए और अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। Stay well, stay connected. Thanks. See you in the next video.